बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम दिन रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। बिग डेवलपमेंट। शहबाज शरीफ साहब जो कि बहुत अरसे से उन्होंने जेल में वक्त गुजारा है, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई और अब वो सलाखों के बाहर हैं। आहद चीमा साहब 3 साल से जेल में थे, वो बाहर हैं। हमजा शहबाज साहब ने बहुत अरसा जेल में गुजारा, वो बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही बाहर हैं। मरियम बीबी का भी इस वक्त मामला चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी इस वक्त बाहर हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला, और कुछ आज की जो शख्सियत है हमारे मेहमान, उनके हवाले से भी ज़रा कुछ बातें हैं जो कि हम ज़रा ज़रूर जानना चाहते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी जो कुछ सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं उनमें से एक, बल्कि उनमें सबसे ज़्यादा जिनका तस्करा हुआ है कि जिनको नून लीग ने अपोजिशन लीडर नामजद किया था, जिनके बारे में पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई एक तो वैसे भी अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए था, नून लीग का नहीं होना चाहिए था, और अगर ये अपोजिशन लीडर थे तो फिर तो इनको तो सेनेटर भी क्यों बनाया, अपोजिशन लीडर नहीं, इनको सेनेटर भी क्यों बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनके हवाले से ये कहा। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? जी हाँ, और आपने गुस्सा देखा बिलावल साहब के लहजे में कि ऐसा अगर बिलावल भुट्टो के साथ काम करना है तो सोच भी कैसे सकते हो कि ऐसे आदमी को सेनेटरी बनाओ, अपोजिशन लीडर। तो बहुत सारे सवाल हैं, मेहमान से बात करते हैं। जनाब आज़म नज़ीर तालर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पहले तो रमज़ान की मुबारक हो, आज पहला रोज़ा माशाल्लाह। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। पहले मैं ज़रा इस डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पे रिहा हो गए, आपने उनके ज़ाहिर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। आपका ज़ाहिर एक लॉयर की हैसियत से आपने उनकी केसेस में बड़ा मेन किरदार अदा किया है। ये कोई राज नहीं, आज़म नज़ीर तालर साहब खुद नून लीग की सीनियर लीडरशिप इस बात का इकरार कर चुकी है कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त पाकिस्तान से बाहर रहना वो सिर्फ तिब्बी वजूहात की बिना पर नहीं है। उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं आ रहे, चूँकि दोबारा सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और मामला ख़राब हो जाएगा। अगर ऐसा ही है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों जमानत मिल रही है बार बार? इसका मतलब है कि इंसाफ तो मिल रहा है ना। देखिए वसीम, ये परसेप्शन की बात होती है। अच्छा। और परसेप्शंस में कई दफ़ा हकीकत होती भी है, कई दफ़ा वो प्रिजम्पटिव होती हैं और उसमें आप कयास आराइयाँ करते हैं। अदालती निज़ाम में ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि जो पोलिटिकल केसेस हैं टाइम टू टाइम वो डिफरेंटली ट्रीट हुए, और तो ये कोई नई बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है ना, वो जिस हेस्ट में दी गई और जिस तरह से उसमें एक अनोखा काम किया गया कि थ्रू आउट ट्रायल कोर्ट की निगरानी की, सुप्रीम कोर्ट जो कि आखिरी अदालत है पाकिस्तान में, उसने और मियां नवाज शरीफ को जिस सूरत के साथ और जिस स्विफ्ट तरीके से उनका ट्रायल चलाया गया और फिर जो उसका आउटकम निकला, और अगर वो मलिक अरशद साहब वाली कंट्रोवर्सी ना आती तो शायद नवाज शरीफ के बयानिए को वो तकरीयत ना मिलती। मलिक अरशद साहब वाला अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, उनकी वो वीडियोस आई और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें आश्कार हुई। तो जब इस तरह के शकूक व शुबहात पैदा हो जाए, हमारे जो कॉमन लॉ है, हम लोग भी ये जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, उसमें एक फ्रेज है, वो उसका उर्दू तर्जुमा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब को तो इंसाफ मिल रहा है लेकिन नवाज शरीफ साहब को इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा। यानी क्या इंसाफ के पैमाने पाकिस्तान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से भी मुख्तलिफ है कि एक इसलिए बाहर है कि इंसाफ नहीं मिलेगा और एक पाकिस्तान आता है और उसको इंसाफ मिलता है, उसकी जमानत हो जाती है और बार बार होती है? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में, जो उनके मुकदमे की शुरुआत में, एक बात तो मैं बतौर वकील आपसे शेयर करूँ कि मियां नवाज शरीफ का केस एक मुकदमा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, मैं फिर रिपीट करूंगा, वन एंड सिंगल केस इन द जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जहां पे नैब लॉ के तहत, जो कि 1999 से राजुल वक्त है, असासों का किसी शख्स के खिलाफ एक से ज्यादा केस बना हो और फिर उस एक से ज्यादा केसेस में उनको एक से ज्यादा मरतबा सजा भी सुना दी जाए। असासों का सिर्फ एक केस बनता है। कानून ये कहता है कि ये कानून 1985 से लेके ताहाल लागू है, और अगर किसी के असासे उसकी ज़राए आमदन से जायद है तो उसको उनका हिसाब देने, और वो हमेशा एक ट्रायल, एक रेफरेंस बनता है। सही लेकिन मेरा सवाल वही है ना कि यानी सवाल वही है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में इंसाफ के पैमाने पूरे नहीं हो रहे और शहबाज शरीफ साहब के मामले में हो रहे हैं।
वसीम अदामी साहब, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये परसेप्शन है जो कि लोग इस तरह की बातों को अखज़ करने के बाद, रियलिटी है ना, वो सलाखों से बाहर हैं। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से मोहम्मद जुबैर साहब खुद कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं ला सकते उन्हें, क्योंकि इंसाफ नहीं होगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये शायद मियां साहब का अपना बयानिया ना हो, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मेरे जैसे कुछ और लोगों की ये हमारी परसेप्शन है, इस वजह से कि जिस तरह से उन्हें सजा दी गई है ना नैब कोर्ट की तरफ से 2 मुकदमात में जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी रोल भी प्ले किया, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ही असासों के मुकदमे में 1 की बजाय 3 मुकदमे खड़े किए गए, जो कि हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। तो जब ये अनहोनी चीजें होती हैं ना, जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं हुई, नॉर्मल कोर्सेज में जजेस तो नहीं कहते कि मेरी तारे टाइट की जा रही थी और बस हो गया, लेकिन मैंने बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है उनको फायदा हो जाएगा, बोझ तो बड़ा था ज़मीर पे लेकिन ये है कि मैं मजबूर बड़ा था। ये कितने मुकदमों में जजेस ने बाद में, ये अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो अपनी वीडियोस छोड़ गए, वो अपनी वो बातें, वो यादें, वो लोगों के कानों में आज भी गूंजती हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, शहबाज साहब अब बाहर हैं, हुकूमत पाकिस्तान खुद जो है वो ये कह चुकी है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहा है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ डायलॉग का ये सिलसिला आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा कि आप बनाइए कमेटी वगैरह और ये सब कुछ। मरियम बीबी का इस पर बड़ा क्लियर कट स्टांस है, उन्होंने कहा भाई ये हुकूमत, सहाफ़ी ने पूछा बातचीत करना चाहेंगे हुकूमत से, उन्होंने कहा नहीं भाई हुकूमत को हम कहेंगे बोरिया पे से उठाओ, चलो कोई बात नहीं होगी तुमसे। शहबाज शरीफ साहब की राय मुख्तलिफ है। अब जब वो, और उनके पास जब भी कोई गया है, मोहम्मद अली दुरानी साहब गए, उन्होंने कहा साहब आप किरदार अदा कीजिए, उन्होंने कहा भाई मैं जेल में हूँ, क्या किरदार अदा करूँ यार, आप पीर साहब को बताएं, मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैं क्या करूँ। अब जब शहबाज साहब जेल से बाहर हैं, तो मुमकिन है कि वो उस डायलॉग में जिसकी गवर्नमेंट जिसकी ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी है उसमें ज़रा फैसिलिटेट करें। बदामी साहब, जो तो कल और आज गवर्नमेंट के वकला ने किरदार अदा किया है, उनको तो अगर मैं सामने रखूं तो शहबाज साहब को उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जितना टूथ टू नेल, हालांकि पोस्ट रेस्ट बेल में, जबकि अभी ट्रायल कंक्लूड होने के चांसेस नहीं हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट फाइल की, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का एक ही मुकदमा है जो वो फेस कर रहे हैं। आज से 2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने रिपोर्ट फाइल की कि जिसमें 110 गवाहान है, 9 रिकॉर्ड हुए हैं, और जो इस केस का वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें 58 वॉल्यूम है इस केस के, इस साइज के एक वॉल्यूम, तो ये केस बड़ी जल्दी भी मैं कंक्लूड करूं, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। और वो सच्चे हैं, क्योंकि जो गवाहों की तवालत है बयानों की और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को 7 माह से इन्होंने पकड़ के अंदर कर रखा है, 70 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके खिलाफ 110 में से 1 गवाह का बयान भी सफ़े मिसल पे नहीं है जो कि शहबाज शरीफ को क्रिमिनलिटी देता हो। उसके एक करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, चार्ज फ्रेम हो चुका है, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, और अब 1 साल ट्रायल कंक्लूड नहीं होना। इस बहस के बावजूद सरकारी वकला ने कहा कि नहीं, आप पूरी बहस करेंगे और हम एक बात का जवाब देंगे, और उन्होंने टूथ टू नेल मुखालफत की है बेल की। तो इस बिना पर शहबाज साहब रेसिप्रोकेट इसी तरह करेंगे और डायलॉग में फैसिलिटेट नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो इंप्रेशन है कि शहबाज शरीफ साहब का केस जो था वो ये वो फिक्स मैच में बाहर आ रहे हैं और सरकार ने उनके केस की मुखालफत नहीं की, इसलिए उनकी जमानत आसानी से हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि जमानत अदालतों में देनी होती है। अगर हम इंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो आजम साहब, इंप्रेशन ये नहीं है कि शहबाज साहब से मुतालिक हुकूमत के दिल में नरम गोशा है। इंप्रेशन ये है कि बाकी जगहों पर ज़रा मामला राय बेहतर है। बाकी लोगों का असर तो सबसे ज़्यादा नैब पे चलता है, और नैब ने टूथ टू नेल मुखालफत की है इस केस में। सरकार और नैब दोनों एक पेज पे थे, और जो हमारे सरकारी वकला हैं, हमारे भाई हैं, हम रोज़ एक दूसरे के खिलाफ पेश होते हैं। खिलाफ तो नहीं वकील होता, अपना अपना मुकदमा लेके जाते हैं। मैंने उन्हें इस तरह अंडर प्रेशर और इतना परेशान नहीं देखा। लग ये रहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया तो शायद ये जो फर्श है ये हट जाएगा और वो हम सारे कहीं नीचे गिर जाएंगे। तो सर इसका मतलब तो ना ही इदारे ना ही हुकूमत शहबाज साहब के फेवर में है, लेकिन अदालत इतनी जज साहबान प्रेशर में नहीं ले रहे आ रहे, बिल्कुल मेरिट पे फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, इसलिए कि मैं तो लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ पे मैं पेश होता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बेंच है अकाउंटेबिलिटी के चल रहा है इस वक्त, उन्होंने ये सिर्फ सियासी मुकदमात में नहीं, पिछले 3 माह में 2 साल से बदामी साहब लोगों की दरखास्तों की जमानतें जो है वो नहीं। एक केस में DHA लाहौर मुद्दई था और वो केस उसके मुल्जम को 5 साल जेल में हो गए थे। जो वो DHA का नाम आते फाइल पर रखी जाती थी,
शर्मनाक बात थी, मुझे तकलीफ होती थी बतौर वकील। 2.25 साल के बाद वो जमानत का मुकदमा, जमानत 2 साल 3 माह पेंडिंग रही है, वो डिसाइड नहीं हुई यहाँ पे। और ये बेंच जब आया है, इस बेंच की मौजूदगी में पिछले 2 माह में कम अज कम, मैं कहूँगा कम अज कम, इस तरह के 40 ओल्ड केसेस जो है वो निपटा दिए गए। तो आपकी ये राय है कि इंसाफ की फरावानी बड़े जबरदस्त अंदाज में हो रही है, या आपकी राय पूरे पाकिस्तान के अदालती निजाम से मुताल्लिक नहीं है, मखसूस है? बिल्कुल, ये मैं बतौर वकील, मुझे इस प्रोफेशन में 30 साल हो गए हैं। मैंने बार में हर कैपेसिटी में सर्व किया है, बार एसोसिएशन में भी और बार काउंसिल को भी हेड किया है। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में 12 साल से बैठा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये जो इवन हैंडेड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, यकसा फराहमी इंसाफ, ये नहीं हो पाती। ये पर्सन टू पर्सन होती है, ना सिर्फ खिते इस खिते में बल्कि इवन बाहर भी, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी है, उसकी कॉम्पिटेंस में फ़र्क होता है, उसकी चीज़ों को समझने में। और हर इंसान का जो एक तबीयत, कई लोग हैं जो कि गरीब परवर नहीं करते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई लोग हैं वो बहुत गरीब परवर होते हैं, वो जाते हुए रुक जाते हैं, भूखे को खाना दे देते हैं, गाड़ी रोक के रास्ता दे देते हैं, कई नहीं देते। तो जजेस भी इंसान है, जजेस कोई यकसा एक मशीन तो नहीं है ना कि वो एक ढले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंट बड़ा फर्क पड़ता है। इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। आज आप बता दीजिए, आपने बेनज़ीर साहिबा के कत्ल के हवाले से कौन से कातिल का क्या मुकदमा लड़ा कि पीपल्स पार्टी की निचले दर्जे को तो छोड़िए, आला तरीन क़यादत गुस्से में लबरेज ये कहती है कि बिलावल के साथ काम करना है, और वो आदमी जो बीबी शहीद के कातिलों का वकील हो, उसे आपने सेनेटर भी कैसे बनाया? आपने बीबी शहीद के किस कातिल का क्या मुकदमा लड़ा है, बता दीजिए। मैं आज वसीम, आपने अच्छा किया पूछ लिया। मैं सिर्फ 2-1 मिनट लूंगा, एक तो थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगा कि मेरे दोस्त हैं पुराने साहब, जिनसे मेरी बहुत दरीना दोस्ती है, 30 साल पुरानी। सही है। उनका बहुत पुराना रिश्ता था मोहतरमा शहीद से, और वो PSF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दरीना कारकुनान में से हैं। उनकी वजह से और लतीफ़ खोसा साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। मैं उनकी ज़ेरे निगरानी काम करता रहा हूँ। एक तो बीबी मोहतरमा के जो नैब के केसेस थे, STS को टेकना, उसमें मैं लतीफ़ खोसा साहब को असिस्ट कराता रहा 2001, 2 और 3 के सालों में। फिर एहसन भून साहब ने मुझे कहा कि शहीद मोहतरमा को उनकी एब्सकॉन्डेंस पे, उनकी एब्सेंस में सजा सुना दी गई है। नैब कानून में ये एक शिक है कि अगर आप फेस नहीं करते ट्रायल तो आपको मफरूरी पे सजा होती है, और शहीद मोहतरमा को सजा सुनाई गई लाहौर हाई कोर्ट से। भून साहब और मैंने उनका वो केस किया, और उन्हें 2007 में, अक्टूबर 2007 में उनके आने से चंद दिन पहले, जब वो कारसाज वाले साने से कुछ 10-15 दिन पहले उनकी बरीयत हुई लाहौर हाई कोर्ट से। आप कह रहे हैं मोहतरमा की आमद से पहले उनके बरीयत में आप लॉयर थे, उनको बरी करवाने के लिए, उसमें आप कामयाब हुए? मैं मोहतरमा की जिंदगी में मैंने 3 दफा उन्हें रिप्रेजेंट करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है बतौर वकील। वकील क्योंकि गुलाम तो नहीं है ना जी, वकील तो एक प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए ओथ लेता है कि मैं, आइन पाकिस्तान ये पाबंद करता है वकील को, और साहिल को ये चॉइस देता है कि वो अपनी मर्जी का वकील करे। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? ठीक है, अक्टूबर 2007 में ये हुआ, फिर अक्टूबर में वो आ गए, 18 अक्टूबर ब्लास्ट हुआ, बच गई, 27 दिसंबर शहीद हो गई, अल्लाह ताला। उसके बाद उन्होंने शहादत से पहले जो वसीयत लिखी, जिन लोगों के उन्होंने नाम दिए, वो भी आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल है। मोहतरमा की शहादत हुई, बड़ा अंदोनाक वाक़या था, और हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी आज भी उस पर बहुत ज्यादा रंजीदा हूँ। हुआ ये कि मोहतरमा के केस में मुकदमा दर्ज होने के 2007 दिसंबर में उनकी शहादत होती है, और 2010 में कहीं जाके जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी FIA की, और उसमें UN रिपोर्ट आपने सुनी थी, उसके मुंदरजात को सामने रखा गया। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 पुलिस अफसरान जो कि उस वक्त वहां पे पोस्टेड थे, और वो इंसिडेंटली उन्होंने ही वो लोग भी गिरफ्तार किए जो कि सहूलतकार थे तालिबान के। अच्छा। उन्होंने कहा कि इनको गफलत के ऊपर चार्ज करना चाहिए, क्योंकि एक तो जो शहीद मोहतरमा का पोस्टमार्टम जो था, इंटरनल पोस्टमार्टम नहीं हुआ, हालांकि उनके एक्सरेज और CT स्कैन्स ले लिए गए, लेकिन जरदारी साहब ने इजाजत ना दी, और मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने रोक दिया कि ये पोस्टमार्टम हम ये उनकी मैयत की बेहुरमती हम नहीं होने देंगे। ऐसा ही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जाय वकूआ धो दी गई। आपने बड़ी दफा सुना होगा कि उनकी जाय वकूआ धो दी गई। हकीकत ये थी कि जाय वकूआ भी पुलिस वालों ने सारे जो सबूत थे इकट्ठे करने के बाद धोई, लेकिन UN के रिपोर्ट में लिखा था कि जाए वकूआ को कुछ घंटे और रखा जाता और कोई बहुत स्पेशलिस्ट टीम बुलाई जाती, और वो वहां से मजीद शवाहिद इकट्ठी करती।
ٹھیک ہے. پھر ٹرائل ہوا. ٹرائل ہونے کے بعد ایک ڈی آئی جی اور ایک ایس پی سعود عزیز اور خرم شہزاد, ان دو افسران کو غفلت برتنے پہ قتل میں نہیں ہوئی سزا, غفلت برتنے پہ 5 سال سزا ہو گئی. صحیح ہے. ریٹائرڈ آئی جیز کی انسپیکٹر جنرل پولیس, جس میں طارق کھوسا صاحب, شوکت جاوید صاحب اور طارق پرویز صاحب, یہ بڑے ویل ریسپیکٹڈ آفیسرز ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ فوجداری وکیل ہیں, یہ ہمارے 2 آفیسرز ہیں, ان کے بچے رو رہے ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے غفلت بنا لی ہے ان کی, اور طالبان کو بری کر دیا. جو سہولت کار تھے وہ سارے بری کر دیے عدالت نے, جو قاتل تھے ان کو سزائیں ہو گئی ہیں. تو آپ ضمانت میں ہماری مدد کریں. میں نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی. محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ تب حیات تھی اور میں ان کے بہت قریب رہا ہوں. بار پالیٹکس میں ہمارا ایک گروپ تھا, وہ محترمہ کے بہت قریب تھی. میں نے کہا بی بی آپ کی وہ بہنوں طرح تھی, میرے بھی لیے وہ بہت محترم تھی. یہ کیس ہے میں کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو الطاف حسین کو بھی ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, حالانکہ اس بندے کے خلاف میں نے 200 تقریریں کی تھی. صحیح ہے. الطاف حسین کو جب کوئی وکیل نہیں تھا ملا لاہور میں, تو محترمہ آسمہ جہانگیر مرحومہ نے ان کی وکالت کی جب ان پہ وہ ٹی وی بین. تو انہوں نے کہا کہ اعظم میں تمہیں یہ حکمن کہتی ہوں, میں یہ کیس سمجھ لیا میں نے, تم یہ غریب لوگ ہیں, تکلیف میں ہیں. غریب سے مراد ہے کہ اس وقت ان کی تکلیف آپ ان کے لیے ضرور کرو. تو وہ بدامی صاحب, میں نے اس بیل میٹر میں جا کے کیس آرگیو کیا. یہی چیز میں نے عدالت کے سامنے رکھی, ایویڈنس پڑھی. انہوں نے کہا ان کا قتل سے تعلق نہیں, اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ جو ماتحت جج صاحب نے حد کر دی ہے کہ جو سہولت کار ہیں جن پہ قتل کا الزام ہے اور جن سے ڈی این اے میچ ہوئے ہیں, جن سے ریکوریز ہوئی ہیں, جن کے فون کال ڈیٹاز ملے ہوئے ہیں, وہ بری کر دیے ہیں. اور یہ 2 بکرے ملے انہیں ان کو کر دی, انہوں نے ان کی ضمانت کر دی, اور وہ ضمانت سپریم کورٹ سے بحال دی. یہ اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھی. اب آگے ان کی مرضی ہے, لیکن مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے. And you have no regrets for that, right? No, اس لیے نہیں ہے کہ میں شاید بہت سارے بندوں سے زیادہ شہید محترمہ کی عزت کرتا ہوں آج بھی. ان کی اور ان کے والد کے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں ہیں, اور میری پروفیشنل ڈیوٹی تھی, میں نے کر دی. اچھا, بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم نے پوری ہسٹری بتا دی آپ نے کہ یہ معاملہ کیا اور وسیم بھائی, ہم جو وکلاء ہیں ہم کوئی خریدے یا بکے ہوئے نہیں ہوتے. ہمارا یہ, آپ بتائیں کوئی ڈاکٹر ہے, شہید محترمہ کا کسی سے مقدمہ چل رہا ہے, یا میاں نواز شریف صاحب کی کسی نے مخالفت کی ہوئی ہے, کل کوئی ڈاکٹر عمران خان کا آپریشن کر دے اور وہ ڈاکٹر صاحب سیاست میں آ جائیں, تو میاں نواز شریف صاحب کہیں کہ کیونکہ آپ نے عمران خان کا آپریشن کیا تھا اس لیے میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. اگلی بات میں یہ کہتا ہوں, میری تکلیف یہ تھی کہ اگر مجھ پہ اتنا اعتراض تھا تو جس دن میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ چیئرمین کے لیے ووٹ دیا ہے, تو اس دن میری پارٹی کو یا مجھے کہہ دیا جاتا کہ طارق صاحب آپ ہمیں پلیز آپ نہ آئیے گا, کیونکہ آپ کی پریزنس میں ہمارا ووٹ نہیں چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. آپ کا ووٹ ہمیں نظریاتی طور پہ سوٹ نہیں کرتا. یہ ٹھیک ہے, یہ بات صحیح. اب مجھے بتائیے, کیا کسی بھی اسٹیج پر جب اپوزیشن لیڈر آپ کو نامزد کر دیا گیا نون لیگ کی طرف سے, تو اس کے بعد آپ کو پرسنلی یا پھر آپ کی قیادت کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کمیونیکیٹ ہوا کہ بھائی مسئلہ اور کچھ نہیں ہے, ان صاحب کا مسئلہ ہے جن کا نام اعظم رضی تارڑ ہے, آپ ان کو اس نامزدگی سے پہلے ہٹائیے, باقی معاملات ہم بعد میں دیکھیں. یا آپ کو کسی لیول پہ کمیونیکیٹ کیا گیا, یا پھر آپ لوگوں کو بس اگلی بات جو پتہ چلی وہ یہی کہ گیلانی صاحب چلے گئے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے اور بن گئے؟ نہیں, درمیان میں ایک سٹیج آئی جب اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کیا گیا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت, زرداری صاحب کی طرف سے. انہیں بتایا, بلکہ وہ رابطہ تو نواز شریف صاحب سے تھا نا, وہ اویلیبل نہیں, وہ اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی. جی, اور انہیں یہ بتایا گیا, انہیں کہا گیا کہ جی طارق صاحب سے ہمیں یہ شکوہ ہے. ڈار صاحب کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے رابطہ کیا, ساری بات جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات مجھ سے سمجھی, اور انہوں نے واپس یہ بات بتائی, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے لیے بھی وکالت کرتے رہے ہیں اور وہ قاتلوں کے وکیل نہیں ہیں. وہ یہ نہیں تھے کہتے کہ طارق صاحب کو بدلے اور کسی اور کو دے, ان کا یہ تھا کہ طارق صاحب کو اس وجہ سے آپ نہیں ووٹ دینا چاہتے اور آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیں. تو اس تناظر میں میرے خیال میں پولیٹیکلی میاں صاحب کے لیے, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پولیٹیکلی یہ بات, اور یہ بات دیکھیں اگر یہ اور آپ جب یہ ہو گیا تو آپ کی قیادت نے اس پر بھی سوچا نہیں کہ اگر ایک شخصیت کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو ہم اعظم رضی تارڑ صاحب کے بجائے کسی اور کو نامزد کر دیتے ہیں نون لیگ سے, وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے. بدامی صاحب, یہ بات اگر اس طرح سے ہوتی تو مسلم لیگ نون تو ایک جماعت ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام, جو زنجو صاحب کی جماعت نیشنل پارٹی, اختر مینگل صاحب بی این پی سے,
اور ہمارے محمود خان اشرقی صاحب جو پی کے میپ سے ہیں، ان پارٹیز کا تو مسلم لیگ نون سے کوئی اس طرح کا تنظیمی نہیں ہے نا رشتہ. ایک اصول کی بات تھی کہ یہ نامینیشن مسلم لیگ نون سے ہونی ہے، لہذا وہ نامینیشن کر دی گئی. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zu sparen.